पेज 377 बुक 7। इसलिए जब तुम में से हर एक की बारी आए तो उसे आम अंडरग्राउंड जगह पर जाना चाहिए और अंधेरे में देखने की आदत डालनी चाहिए। जब आपको आदत हो जाएगी तो आप मांद में रहने वालों से 10,000 गुना बेहतर देख पाएंगे और आप जान पाएंगे कि अलग अलग तस्वीरें क्या हैं और वे क्या दिखाती हैं, क्योंकि आपने उनकी सच्चाई में सुंदर, सही और अच्छाई देखी है। और इसलिए इस तरह हमारा राज्य है, जो आपका भी है, एक हकीकत होगा, सिर्फ एक सपना नहीं। और इसे दूसरे राज्यों के मुकाबले एक अलग तरीके से चलाया जाएगा, जिसमें लोग सिर्फ परछाई के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं और सत्ता के लिए संघर्ष में भटक जाते हैं, जो उनकी नज़रें बहुत अच्छा है। जबकि सच तो यह है कि जिस राज्य में शासक शासन करने में सबसे ज़्यादा हिचकिचाते हैं, वह हमेशा सबसे अच्छा और सबसे शांति से चलाया जाता है। और जिस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्सुक होते हैं, वह सबसे बुरा होता है। उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल सही। और क्या हमारे स्टूडेंट्स जब यह सुनेंगे तो स्टेट के काम के बारे में अपनी बारी लेने से मना कर देंगे, जब उन्हें अपना ज़्यादातर समय एक दूसरे के साथ आसमान की रोशनी में बिताने की इजाज़त होगी? उन्होंने जवाब दिया, नामुमकिन, क्योंकि वे लोग नेक हैं और जो हुक्म उन पर थोपते हैं वे नेक हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उनमें से हर कोई बहुत ज़रूरी होने पर ही ऑफिस संभालेगा, न कि हमारे अभी के सरकारी हुक्मरानों की तरह। हाँ मेरे दोस्त, मैंने कहा, और यही बात है। तुम्हें अपने आने वाले शासकों के लिए एक शासक से बेहतर ज़िंदगी का इंतज़ाम करना होगा। और जब तुम्हारे पास एक अच्छी तरह की व्यवस्थित राज्य हो सकता है, क्योंकि सिर्फ उसी राज्य में जो यह देता है वही राज करेगा, जो सच में अमीर है, सोने चांदी से नहीं बल्कि अच्छाई और समझदारी से, जो जिंदगी का सच्चा आशीर्वाद है। जबकि अगर वे गरीब और भूखे होकर अपने निजी फायदे के लिए सरकारी कामों के एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, यह सोचकर कि यहीं से उन्हें सबसे बड़ी अच्छाई छीननी है, और वहाँ कभी व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि वे पद के लिए लड़ते रहेंगे। और इस तरह जो घरेलू झगड़े होंगे, वे खुद शासकों और पूरे राज्य की बर्बादी करेंगे। उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल सच। और सिर्फ एक ही ज़िंदगी जो पॉलिटिकल एम्बिशन वाली ज़िंदगी को नीची नज़र से देखती है, वे सच्ची फिलोसफी वाली ज़िंदगी। क्या आप किसी और ज़िंदगी के बारे में जानते हैं? उन्होंने कहा, वास्तव में मैं ऐसा नहीं करता। और जो लोग राज करते हैं उन्हें काम का शौकीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वे ऐसा करेंगे तो उनके दुश्मन भी होंगे और वे लड़ेंगे, कोई सवाल ही नहीं। तो फिर वे कौन हैं जिन्हें हम गार्डियन बनाने के लिए मजबूर करेंगे? जरूर वे लोग होंगे जो राज्य के मामले में सबसे समझदार होंगे और जिनके द्वारा राज्य को सबसे अच्छे तरीके से चलाया जाएगा और जिनके पास राजनीति के अलावा दूसरे सम्मान को और एक और बेहतर जीवन होगा। उन्होंने जवाब दिया, वे ही पुरुष हैं और मैं उन्हें चुनूंगा। और अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि ऐसे संरक्षक किस तरह से बनाए जाएंगे और उन्हें अंधेरे से रोशनी में कैसे लाया जाएगा। जैसा कि कहा जा सकता है कि कुछ लोग नीचे की दुनिया में देवताओं के पास चले गए थे। उन्होंने जवाब दिया, जरूर। मैंने कहा, इस यह प्रोसेस सीप के खोल को पलटने जैसा नहीं है, एक ऐसे खेल की तरफ इशारा करते हुए जिसमें दो लोग भागते या पीछा करते हैं, और इस बात पर निर्भर करता है कि सीप का खोल हवा में फेंका गया या उसका गहरा या हल्का हिस्सा ऊपर था, हेड या टेल जैसे। बल्कि यह एक आत्मा का उस दिन से है जो रात से थोड़ा बेहतर है, जीवन के असली दिन की ओर मुड़ना, यानी नीचे से ऊपर की ओर उठना, जिसे हम सच मानते हैं। दर्शन, निसंदेह। और क्या हमें यह नहीं पूछना चाहिए कि किस तरह के ज्ञान में बदलाव लाने की ताकत है? निश्चित रूप से। ऐसा कौन सा ज्ञान है जो आत्मा को बनाने से होने की ओर ले जाएगा? और एक और बात अभी मेरे मन में आई है। आपको याद होगा कि हमारे नौजवानों को योद्धा एथलीट बनना है। हाँ, ऐसा कहा गया था। तो फिर इस नए तरह के ज्ञान में कोई एक्स्ट्रा क्वालिटीज तो होगी ही। क्या क्वालिटी? युद्ध में उपयोगिता। हाँ, अगर हो सके तो हमारी पुरानी शिक्षा योजना में दो भाग थे, है ना? अभी तो क्या जिम्नास्टिक शरीर को बढ़ाने और खराब होने पर कंट्रोल करता है और इसलिए इसे पीढ़ी और खराब होने से जुड़ा माना जा सकता है? सत्य है। तो फिर यह वह ज्ञान है जिसे हम खोजना चाहते हैं? नहीं। लेकिन आप संगीत के बारे में क्या कहेंगे, जो कुछ हद तक हमारी पिछली योजना में भी शामिल था? उन्होंने कहा, जैसा कि आपको याद होगा, संगीत जिम्नास्टिक का ही दूसरा रूप है और यह अभिभावकों को आदत के असर से, तालमेल से उन्हें सुरीला बनाकर लयबद्ध बनाकर ट्रेन करता था।
लेकिन उन्हें साइंस नहीं देता था। और शब्द चाहे वे अजीब हो या शायद सच में उनमें लय और तालमेल से मिलते जुलते तत्व होते हैं, लेकिन संगीत में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उस अच्छाई की ओर ले जाता हो जिसे आप अब ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा, आपको याद है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, संगीत में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे ग्लोकन, ज्ञान की कौन सी ऐसी ब्रांच है जो मन चाही हो सभी काम, क्योंकि सभी काम की कलाओं को हम मतलबी मानते थे। बेशक, और फिर भी अगर संगीत और जिम्नास्टिक को हटा दिया जाए और कलाओं को भी निकाल दिया जाए तो बचता क्या है? खैर, मैंने कहा, हो सकता है कि हमारे खास विषयों में कुछ भी न बचे, और तब हमें कुछ ऐसा लेना होगा जो खास न हो बल्कि यूनिवर्सल इस्तेमाल वाला हो। वह क्या हो सकता है? एक ऐसी चीज़ जिसका इस्तेमाल सभी कलाएं, विज्ञान और बुद्धिजीवी एक साथ करते हैं, और जिसे शिक्षा के सभी हिस्सों में वो सबसे पहले किसी को सीखना होता है। वह क्या है? एक, दो और तीन में फ़र्क करने की छोटी सी बात है। एक शब्द में नंबर और हिसाब से क्या सभी कलाएं और विज्ञान जरूरी तौर पर उनमें शामिल नहीं होते? हाँ, तो फिर युद्ध की कला उनमें शामिल हो जाती है, सुनिश्चित होना। फिर पालोमेडिस जब भी ट्रेजेडी में आता है तो एगामेमनन को जनरल बनाने के लिए मजाकिया तौर पर नाकाबिल साबित करता है। क्या आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि वह कैसे कहता है कि उसने नंबर बनाए थे? कि वह कैसे कहता है कि उसने नंबर बनाए थे और उसने जहाज़ों को नंबर दिया था और ट्रोय में सेना की लाइनों को लाइन में लगाया था, जिसका मतलब है कि उन्हें पहले कभी नंबर नहीं दिए गए थे। और अगामेम्नन को सचमुच अपने पैर गिनने के काबिल नहीं माना जाना चाहिए था। अगर उसे नंबर के बारे में पता नहीं था तो वह कैसे गिन सकता था? और अगर सच है तो वह किस तरह का जनरल रहा होगा? अगर वह अगर यह वैसा ही है जैसा आप कह रहे हैं तो मैं कहूँगा कि यह एक बहुत अजीब है। क्या हम इस बात से इनकार कर सकते हैं कि एक योद्धा को गणित का ज्ञान होना चाहिए? जरूर, अगर उसे मिलिट्री टैक्टिक्स की थोड़ी सी भी समझ होनी है। या सच कहूँ तो अगर उसे इंसान बनना है तो उसे ऐसा करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि क्या इस स्टडी के बारे में आपकी वही सोच है जो मेरी है। आपका क्या विचार है? मुझे लगता है कि यह उस तरह की स्टडी है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, जो नेचुरली सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन इसका कभी सही इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि इसका असली इस्तेमाल बस आत्मा को होने की ओर खींचना है। क्या आप अपना मतलब समझाएंगे? उन्होंने कहा। मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ इस सवाल में हिस्सा लें। और जब मैं अपने मन में यह समझने की कोशिश करूं कि जान की किन ब्रांचों में यह अट्रैक्टिव पावर है, तो आप हाँ या ना नहीं कहेंगे, ताकि हमें इस बात का और साफ सबूत मिल सके कि अरिथमेटिक, जैसा कि मुझे लगता है, उनमें से एक है। तुमने कहा, समझाओ। मेरा मतलब है कि इंद्रियों की चीज़ें दो तरह की होती हैं। उनमें से कुछ सोचने के लिए नहीं बुलाती, क्योंकि इंद्रियां ही उनका सही जज होती हैं, जबकि दूसरी चीज़ों के मामले में इंद्रियां इतनी भरोसे के लायक नहीं होती कि आगे की जांच की जरूरत होती है। उन्होंने कहा, आप साफ तौर पर उस तरीके की बात कर रहे हैं जिससे दूरी और रोशनी और छाया में पेंटिंग से इंद्रियों पर असर पड़ता है। मैंने कहा, मेरा मतलब यह बिल्कुल नहीं है। तो फिर आपका क्या मतलब है? जब अनचाही चीज़ों की बात आती है तो मेरा मतलब उन चीज़ों से है जो एक एहसास से दूसरे एहसास तक नहीं जाती। आकर्षक चीज़ें वे हैं जो ऐसा करती हैं। इस बात वाले मामले में चीज़ पर आने वाला एहसास, चाहे दूर हो या पास, किसी खास चीज़ के बारे में उसके उल्टा एहसास से ज़्यादा साफ आइडिया नहीं देता। एक उदाहरण से मेरा मतलब और साफ हो जाएगा। यहाँ उंगलियाँ हैं, एक छोटी उंगली, एक दूसरी उंगली, एक बीच की उंगली। बहुत अच्छा। आप मान सकते हैं कि वे काफ़ी करीब से देखे जाते हैं, और यहीं वह यहीं पर वह बात आती है, यह क्या है? उनमें से हर उंगली एक जैसी दिखती है, चाहे बीच से दिखे या किनारे से, चाहे सफ़ेद हो या काली, चाहे मोटी हो या पतली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उंगली तो उंगली ही है। ऐसे मामलों में इंसान को यह सोचने पर मजबूर नहीं होना पड़ता कि उंगली क्या है, क्योंकि देखने में कभी मन को यह एहसास नहीं होता कि उंगली उंगली के अलावा और कुछ भी है सत्य। और इसलिए मैंने कहा, जैसा कि हम उम्मीद कर सकते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं जो इंटेलिजेंस को बुलाए या उत्तेजित करे। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या यह बात उंगलियों के बड़े और छोटे होने के बारे में भी उतनी ही सच है? क्या नज़र उन्हें ठीक से देख सकती है? और क्या इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक उंगली बीच में है और दूसरे सिरे पर? और इसी तरह से क्या छूने से मोटाई या पतलापन, नरमी या सख्ती का
ठीक से पता चलता है और दूसरी इंद्रियों के बारे में क्या वे ऐसी बातों का पूरा अंदाजा देती हैं? क्या उनके काम करने का तरीका एक जैसा नहीं है? जो इंद्रिय शक्ति की क्वालिटी से जुड़ी है वह जरूरी तौर पर नरमी की क्वालिटी से भी जुड़ी है और सिर्फ आत्मा को ही बताती है कि एक ही सख्त चीज और नरम दोनों दोनों तरह से महसूस होती है। उन्होंने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और क्या आत्मा को इस बात से हैरान नहीं होना चाहिए कि इंद्रियां कठोर को नरम भी बनाती हैं? फिर हल्के और भारी का क्या मतलब है? अगर जो हल्का है वह भारी भी है और जो भारी है वह हल्का भी है। उन्होंने कहा, आत्मा को मिलने वाली बातें बहुत अजीब होती हैं, उन्हें समझना जरूरी है। हाँ, मैंने कहा, और इन उलझनों में आत्मा को अपनी अपनी मदद के लिए हिसाब किताब और समझ को बुलाती है ताकि वह देख सके कि उसे बताई गई चीज़ें एक हैं या दो सत्य हैं। अगर वे दो निकलें तो क्या वे दोनों एक और अलग नहीं हैं? निश्चित रूप से। और अगर हर एक एक हैं और दोनों दो हैं तो वह दोनों को बंटवारे की हालत में समझेगी, क्योंकि अगर दोनों बटे हुए नहीं हैं तो उन्हें सिर्फ एक ही समझा जा सकता था। सत्य। आंखें छोटे और बड़े दोनों को जरूर देखती थी, लेकिन सिर्फ कंफ्यूज होकर उनमें फर्क नहीं किया जा सकता था। हाँ, जबकि सोचने वाला मन जो इस अफरा तफरी को दूर करना चाहता था उसे प्रोसेस को उल्टा करने के लिए मजबूर होना पड़ा और छोटे और बड़े को अलग अलग देखना पड़ा, न कि कंफ्यूज होना पड़ा। बिल्कुल सच। क्या इस सवाल की शुरुआत नहीं थी कि क्या बड़ा और क्या छोटा है? बिल्कुल। तो और इस तरह दिखने वाली और समझने वाली चीज़ों का फर्क पैदा हुआ। सबसे सच, जब मैंने जब मैंने उन इम्प्रेशन की जब मैंने उन इम्प्रेशन की बात की जो बुद्धि बुद्धि को बुलाते, या इसका उल्टा जो विपरीत इंप्रेशन के साथ एक साथ होते हैं वे विचार को बुलाते हैं, तो मेरा मतलब है जो एक साथ नहीं होते वे बुलाते हैं। उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ और आपसे सहमत हो। और यूनिटी और नंबर किस क्लास में आते हैं? मैंने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। थोड़ा सोचिए। अगर आप देखेंगे कि जो पहले हुआ वह उत्तर प्रदान करेगा, क्योंकि अगर सिंपल यूनिटी को देखने का या किसी और इंद्रिय से ठीक से महसूस किया जा सकता है तो जैसा कि हम उंगली के मामले में कह रहे थे, होने की और खींचने के लिए कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब कोई विरोधाभास मौजूद होता है और एक एक का उल्टा होता है और उसमें कोई कई चीज़ों का विचार शामिल होता है तो हमारे अंदर विचार उठने लगते हैं और आत्मा उलझन में पड़ जाती है और किसी फैसले पर पहुंचना चाहती है और पूछती है, पूरी यूनिटी क्या है? इस तरह की एक स्टडी के में मन को सच्चे होने के विचार की ओर खींचने और बदलने की ताकत होती है। और जरूर, उन्होंने कहा, यह खास तौर पर एक के मामले में होता है क्योंकि हम एक ही चीज़ को बहुत सारे में एक और अनगिनत दोनों के रूप में देखते हैं। हाँ, मैंने कहा, और जब यह बात एक के लिए सच है तो सभी नंबरों के लिए भी उतनी ही सच होगी। निश्चित रूप से। और सारा अरिथमेटिक और कैलकुलेशन नंबर से जुड़ा है। हाँ, और ये मन को सत्य की ओर ले जाते हुए प्रतीत होते हैं। हाँ, बहुत ही अनोखे तरीके से। तो यह जा तो यह उस तरह का ज्ञान है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, जिसका दोहरा इस्तेमाल है, मिलिट्री और फिलोसफिकल। क्योंकि युद्ध करने वाले को नंबर की कला सीखनी चाहिए, वरना उसे अपनी सेना को नहीं जमाना नहीं आएगा, और फिलोसोफर को भी, क्योंकि उसे बदलाव के समंदर से बाहर निकलना और सच्चे अस्तित्व को पकड़ना, और इसलिए उसे एक अरिथमेटिशियन होना चाहिए। यह सच है। और हमारा गार्जियन योद्धा और दार्शनिक दोनों है। निश्चित रूप से। तो यह एक तरह का ज्ञान है जिससे इस कानून सही तरीके से तय कर सकता है, और हमें उन लोगों को मानने की कोशिश करनी चाहिए जो हमारे राज्य के मुख्य लोग बनने वाले हैं, कि वे जाकर गणित सीखें, शौकिया तौर पर नहीं, बल्कि उन्हें जब तक पढ़ाई करनी चाहिए जब तक कि वे दिमाग से नंबरों का नेचर न देख लें। नहीं व्यापारियों या रिटेल ट्रेडर्स की तरह खरीदने या बेचने के मकसद से, बल्कि अपने मिलिट्री इस्तेमाल के लिए और खुद की आत्मा के लिए, और क्योंकि यह उनके लिए बनने से सच और होने तक जाने का सबसे अच्छा तरीका होगा। उन्होंने कहा, बहुत बढ़िया। हाँ, मैंने कहा, और जब मैंने इसके बारे में बात कर ली तो मुझे यह भी कहना होगा कि यह साइंस कितना आकर्षक है, और इससे एक दुकानदार की तरह नहीं बल्कि एक दार्शनिक की तरह अपनाया जाए तो यह कितने तरीकों में हमारे मन चाहे लक्ष्य तक पहुंचाता है। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि जैसा कि मैं कह रहा था कि अरिथमेटिक का बहुत बड़ा और ऊपर उठने वाला असर होता है, तो आत्मा को अब्स्ट्रैक्ट नंबर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है और तर्क में दिखने वाली या ठोस चीज़ों को लाने के खिलाफ बगावत करता है। आप जानते हैं कि इस कला के मास्टर कितनी तेजी से किसी ऐसे व्यक्ति से दूर भागते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं जो कैलकुलेट करते समय एब्सोल्यूट यूनिटी को बांटने की कोशिश करता है, और अगर आप बांटते हैं तो वे गुणा करते हैं, या तो एक की वे नंबर को इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि
फ्रैक्शन की संभावना को नकारते हैं। 2 कि वे डिवीजन को गुणा करने की प्रक्रिया मानते हैं, क्योंकि एक के फ्रैक्शन यूनिट ही रहते हैं, और इस बात का ध्यान रखते हुए कि एक बना रहे और फ्रैक्शन में न खो जाए। यह बिल्कुल सच है। अब मान लीजिए कोई उनसे पूछे, हे मेरे दोस्त, ये कौन से अद्भुत नंबर है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनमें ऐसा जैसा कि आप कहते हैं कि एक यूनिटी है, जैसी आप मांग कर रहे हैं, और हर यूनिटी बराबर इनवेरिएबल इनडिवाइएबल हैं, तो क्या वे जवाब देंगे? जैसा कि मैं समझता हूँ, वे जवाब देंगे कि उन नंबरों की बात कर रहे थे जिन्हें सिर्फ सोच से ही महसूस किया जा सकता है। तो फिर आप देखते हैं कि इस ज्ञान को सच में जरूरी कहा जा सकता है, क्योंकि यह साफ तौर पर शुद्ध सत्य को पाने के लिए शुद्ध बुद्धि के इस्तेमाल को जरूरी बनाता है। हाँ, यह इसकी खासियत है। और क्या आपने यह भी देखा है कि जिन लोगों में कैलकुलेशन का नेचुरल टैलेंट होता है, वे आमतौर पर हर दूसरी तरह की नॉलेज में तेज होते हैं, और जो लोग मंदबुद्धि होते हैं, अगर उन्हें अरिथमेटिकल ट्रेनिंग मिली हो, भले ही इससे उन्हें कोई फ़ायदा न हो, वे हमेशा पहले से कहीं ज़्यादा तेज हो जाते हैं। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही। और सच में आपको इससे ज़्यादा मुश्किल पढ़ाई आसानी से नहीं मिलेगी, और इतनी मुश्किल पढ़ाई भी नहीं मिलेगी। तुम चुप नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे। और इन सभी कारणों से अरिथमेटिक एक तरह का ज्ञान है जिसमें सब अच्छे लोगों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, और जिसे छोड़ना नहीं चाहिए। मैं सहमत हूँ। तो फिर इसे हमारी शिक्षा का एक विषय बना लेना चाहिए। और आगे क्या हम पूछेंगे कि क्या इससे मिलता जुलता विज्ञान भी हमारे हमसे जुड़ा है? आपका मतलब ज्योमेट्री से है? बिल्कुल। तो उन्होंने कहा, साफ है कि हम ज्योमेट्री के उस हिस्से से जुड़े हैं जो युद्ध से जुड़ा है, क्योंकि कैंप लगाने में या कोई पोजीशन लेने में या सेनाओं की लाइनों को बंद करने या बढ़ाने में या किसी भी दूसरी तरह की मिलिट्री चाल में, चाहे असली लड़ाई में हो या मार्च में, इससे बहुत फर्क पड़ेगा कि कोई जनरल ज्योमेट्री या जानकार है या नहीं। हाँ, मैंने कहा, लेकिन उस मकसद के लिए ज्योमेट्री या कैलकुलेशन में बहुत कम ही उपयोग काफ़ी होगा। सवाल ज्योमेट्री के बड़े और ज़्यादा एडवांस हिस्से से जुड़ा है, क्योंकि वह किसी भी हद तक अच्छाई के विचार को देखना आसान बनाता है। और जैसा कि मैं कह रहा था, सभी चीज़ें वही जाती हैं जो आत्मा को अपनी नज़र उस जगह की ओर मोड़ने के लिए मजबूर करती हैं जहाँ होने की पूरी परफेक्शन, जिसे उसे हर हाल में देखना चाहिए। उसने कहा, सच है। तो अगर ज्योमेट्री हमें होने को देखने के लिए मजबूर करती है, तो यह हमारी चिंता का विषय है। अगर सिर्फ बनने को देखने के लिए, तो यह हमारी चिंता का विषय नहीं। हाँ, हम यही दावा करते हैं। फिर भी जो कोई भी ज्योमेट्री से थोड़ा भी जान पहचान रखता है, वह इस बात से इनकार नहीं करेगा कि साइंस की ऐसी सोच ज्योमेट्री के जानवरों की आम भाषा के बिल्कुल उलट है। ऐसा कैसे? वे सिर्फ प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हैं, और हमेशा छोटे और मज़ेदार तरीकों से स्क्वेयरिंग, एक्स एक्सटेडिंग एक्स एक्सटेडिंग अप्लाई करने की वजह वगैरह की बात करते हैं। वे ज्योमेट्री की ज़रूरतों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरतों के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, जबकि ज्ञान ही पूरे साइंस का असली मकसद है। उन्होंने कहा, ज़रूर। तो क्या आगे कोई और बात नहीं माननी चाहिए? क्या एडमिशन ज्योमेट्री जिस ज्ञान को पाने का लक्ष्य रखती है, वह हमेशा रहने वाले का ज्ञान है, न कि किसी खत्म होने वाले और कुछ समय के लिए रहने वाले का ज्ञान? उन्होंने जवाब दिया कि यह बात आसानी से मानी जा सकती है और सच है। तब मेरे अच्छे दोस्त, ज्योमेट्री आत्मा को सत्य की ओर खींचेगा और फिलोसफी की भावना को पैदा करेगी, और उस चीज़ को ऊपर उठाएगी जिसे अब दुर्भाग्य से नीचे गिरने दिया गया है। अगर ऐसा होने की संभावना किसी और चीज़ से ज़्यादा नहीं होगी, तो फिर इससे ज़्यादा सख्ती से कुछ नहीं कहा जाना चाहिए कि वहाँ के निवासी आपके सुंदर शहर को ज़रूर ज्योमेट्री सीखनी चाहिए। इसके अलावा साइंस के इनडायरेक्ट असर भी होते हैं जो छोटे नहीं होते। किस तरह का? उसने पूछा। मैंने कहा, इसके मिलिट्री फ़ायदे हैं जिनके बारे में आपने बात की है, और जान के सभी मामलों में, जैसा कि अनुभव से पता चलता है, जिसने भी ज्योमेट्री पढ़ी है वह उसे समझने में उससे कहीं ज़्यादा तेज है जिसने नहीं पढ़ी। उन्होंने कहा, हाँ, वास्तव में उसके बीच बहुत बड़ा अंतर है। तो क्या हम इसे ज्ञान की दूसरी ब्रांच के तौर पर प्रपोज करें जिसे हमारे युवा पढ़ेंगे? उन्होंने जवाब दिया, चलो ऐसा करते हैं। और मान लीजिए हम एस्ट्रोनॉमी को तीसरा बना दें, तो आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा, मैं इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मौसमों, महीनों और सालों को देखना आम लोगों के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि किसान या नाविक के लिए। मैंने कहा, मुझे दुनिया से आपके डर पर मज़ा आ रहा है, तो आपको बेकार की पढ़ाई पर जोर देने से रोकता है, और मैं यह मानने में मुश्किल करता हूँ कि हर इंसान की आत्मा की एक आँख होती है और दूसरे
कामों में खो जाने और धुंधली होने पर इससे इनसे साफ और फिर से रोशन हो जाती है। और यह 10,000 शरीर की आंखों से कहीं ज़्यादा कीमती है, क्योंकि सिर्फ इसी से सच देखा जाता है। अब दो तरह के लोग हैं। एक तो जो आपसे सहमत होंगे और क्या आपकी बातों को एक खुलासे की तरह लेंगे। दूसरे जिनके लिए वे बिल्कुल बेमतलबी होंगे, जो स्वाभाविक रूप से उन्हें बेकार की कहानियां समझाएंगे, क्योंकि उन्हें कोई फायदा नहीं दिखता। और इसलिए बेहतर होगा कि आप तुरंत तय कर लें कि आप दोनों में से किस से बहस करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। शायद कहेंगे कि दोनों में से किसी से भी नहीं, और बहस करने का आपका मुख्य मकसद अपना सुधार है। साथ ही आप दूसरों को मिलने वाली किसी भी फायदे से नाराज नहीं हैं। मुझे लगता है कि आप मुझे मुख्य रूप से अपनी तरफ से बहस जारी रखनी चाहिए। तो फिर एक कदम पीछे हटिए, क्योंकि हम विज्ञान के क्रम में गलत हो गए हैं। उन्होंने कहा, क्या गलती हुई? मैंने कहा कि प्लेन ज्योमेट्री के बाद हम सॉलिड को खुद में लेने के बजाय तुरंत रेवोल्यूशन में सॉलिड की ओर बढ़े, जबकि दूसरे डायमेंशन के बाद तीसरा डायमेंशन, जो क्यूब और गहराई के डायमेंशन से जुड़ा हुआ है, आना चाहिए था। सच है सुकरात, इन विषयों के बारे में अभी तक बहुत कम जानकारी है, मैंने कहा। और इसके दो कारण हैं। पहली बात, कोई भी सरकार उन्हें अपना नहीं मानती। इससे उन्हें पाने में एनर्जी की कमी हो जाती है और वे मुश्किल हैं। दूसरी बात, स्टूडेंट इन्हें तब तक नहीं सीख सकते जब तक उनके पास कोई डायरेक्टर न हो। लेकिन जब तब कोई डायरेक्टर मुश्किल से ही मिलता है। अगर मिल भी जाए, जैसा कि अभी है, तो स्टूडेंट जो बहुत घमंडी होते हैं उसकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन अगर पूरा राज्य इन स्टडीज का डायरेक्टर बन जाए और उन्हें सम्मान दे, तो बात अब अलग होगी। तब स्टूडेंट आना चाहेंगे और लगातार ईमानदारी से खोज होगी और नई खोजें होंगी, क्योंकि अभी भी दुनिया ने उन्हें नज़रअंदाज किया है और ये अपने अच्छे आकार में कमज़ोर हैं। और हालांकि इनके चाहने वालों में से कोई भी इनका इस्तेमाल नहीं बता सकता, फिर भी ये स्टडीज अपने नेचुरल आकर्षण में अपना रास्ता बना रही हैं। और बहुत मुमकिन है अगर इन्हें राज्य की मदद मिले तो ये किसी दिन सामने आ जाएंगी। हाँ, उन्होंने कहा कि उनमें से एक अनोखा आकर्षण है, लेकिन मुझे ऑर्डर में बदलाव साफ साफ समझ नहीं आ रहा। पहले आप अपने प्लेन सरफेस की ज्योमेट्री की से शुरुआत की थी। हाँ, मैंने कहा, और आपने एस्ट्रोनॉमी को अगला स्थान दिया है, और फिर आप एक कदम पीछे हट गए। हाँ, और मैंने अपनी जल्दी की वजह से आपको देर कर दी है। सॉलिड ज्योमेट्री की अजीब हालत जो नेचुरल ऑर्डर में होनी चाहिए थी ने मुझे इस ब्रांच को छोड़कर एस्ट्रोनॉमी या सॉलिड के मोशन पर जाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, सच है? तो फिर यह मानकर कि जो साइंस अभी छूट गया है, अगर सरकार उसे बढ़ावा दे तो वह अस्तित्व में आ जाएगा। इसलिए चलिए एस्ट्रोनॉमी पर चलते हैं, जो चौथा होगा। उन्होंने जवाब दिया, सही क्रम। और अब सुकरात, जिसे तुमने पहले एस्ट्रोनॉमी की तारीफ करने के बुरे तरीके को बुरा भला कहा था, वैसे ही मेरी तारीफ तुम्हारी अपनी भावना से होगी। क्योंकि जैसा मैं सोचता हूँ, हर किसी को यह देखना चाहिए कि एस्ट्रोनॉमी आत्मा को ऊपर देखने के लिए मजबूर करती है, हमें इस दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाती है। मैंने कहा, मेरे अलावा हर किसी के लिए यह बात साफ हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं। और फिर आप कहेंगे, बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि जो लोग एस्ट्रोनॉमी को फिलोसफी का दर्जा देते हैं, वे मुझे ऊपर की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ देखने के लिए कहते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने पूछा। मैंने जवाब दिया, आपके मन में ऊपर की चीज़ों के बारे में हमारे जान की सचमुच शानदार सोच है। और मैं यह कहने की हिम्मत करता हूँ कि अगर कोई इंसान अपना सिर पीछे करके आपकी छत को देखे, तो आप यही सोचेंगे कि उसका दिमाग ही सब कुछ कर रहा है, उसकी आंखें नहीं। और मैं शायद एक सीधा साधा इंसान हूँ, लेकिन मेरी राय में सिर्फ वही जान जो होने और न देखने का है, आत्मा को ऊपर की ओर देखने पर मजबूर कर सकता है। और चाहे कोई इंसान आसमान को ताकता रहे या जमीन पर पलके झपकाता रहे, कुछ खास इंद्रियों को सिखाने की कोशिश में, मैं यह मानने से इनकार करूंगा कि वह सीख सकता है, क्योंकि इस तरह की कोई भी चीज़ उसका साइंस का चीज़ नहीं है। उसका आत्मा नीचे की ओर देख रही है, ऊपर की ओर नहीं। चाहे वह ज्ञान तक उस रास्ता पानी से हो या जमीन से, चाहे वह तैर कर हो या पीठ के बल लेटा रहे। उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि आपकी डांस सही है।
फिर भी मैं यह पक्का करना चाहूँगा कि एस्ट्रोनॉमी को उस ज्ञान के लिए और ज़्यादा मददगार तरीके से कैसे सीखा जा सकता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहा, जो तारों वाला आसमान हम देखते हैं वह देखने वाली ज़मीन पर बना है और देखने वाली चीज़ों में सबसे सुंदर और सबसे परफेक्ट होने के बावजूद उसे उसे पूरी तरह धीमेपन की असली हरकतों से कहीं कमतर माना जाना चाहिए, जो एक तरह से जुड़ी होती है और अपने साथ ही वह सब कुछ ले जाती है जो उनमें होता है, यही संख्या में और हर सही आकार में। अब इन्हें समझ में आएगा कि बुद्धि से समझना है, न कि देखकर। उन्होंने जवाब दिया, हाँ सही है। चमकते हुए आसमान को एक पैटर्न की तरह और उस ऊंचे जान को ध्यान में रखकर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उनकी सुंदरता डेडलेस या किसी दूसरे महान कलाकार के हाथ में बहुत अच्छी बनाई गई आकृतियों या तस्वीरों की सुंदरता जैसी है, लेकिन है जिन्हें हम इत्तेफाक से देख नहीं सकते। कोई भी ज्योमेट्रिशियन जिसने उन्हें देखा होगा उनके काम की खूबसूरती की तारीफ करेगा, लेकिन वह कभी यह सोच भी नहीं सकता कि उनमें उसे बराबर या सच्चा डबल या किसी और अनुपात की सच्चाई मिल सकती है। नहीं, उन्होंने जवाब दिया, ऐसा आइडिया तो मजाक क्या होगा। और क्या ऐसे सच्चे एस्ट्रोनॉमर को भी तारों की हकीकत को देखकर ऐसा ही महसूस नहीं होगा? क्या वह ऐसा नहीं सोचेगा कि स्वर्ग और स्वर्ग की चीज़ों को बनाने वालों ने सबसे सही तरीके से बनाया है? लेकिन वह यह कभी नहीं सोचेगा कि रात और दिन का या दोनों का साथ ही के महीने या 7 महीने का साल के साथ है, या तारों का इनमें से और एक दूसरे से कोई भी दूसरी चीज़ों को दिखाई दिखाई देती थी और वे सभी हमेशा रहने वाली और बिना किसी बदलाव के हो सकती हैं, एक बेतुका होगा। और उनकी यही सच्चाई की जांच करने में इतनी मेहनत करना भी उतना ही बेतुका है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। हालांकि मैंने पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा था। फिर मैंने कहा, एस्ट्रोनॉमी में ज्योमेट्री की तरह हमें प्रॉब्लम का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर हम इस सब्जेक्ट को सही तरीके से देखना चाहते हैं तो आसमान को अकेला छोड़ देना चाहिए और इस तरह तर्क के कुदरती तोहफे का कोई असली इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह काम हमारे मौजूदा एस्ट्रोनॉमर्स की क्षमता से कहीं ज़्यादा है। हाँ, मैंने कहा, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें इसी तरह का एक्सटेंशन देना होगा अगर हमारे कानून को कोई फ़ायदा होना है। लेकिन क्या आप मुझे कोई और सही स्टडी बता सकते हैं? नहीं, उन्होंने कहा, बिना कुछ सोचे समझे नहीं। मैंने कहा, मोशन के कई रूप होते हैं, सिर्फ एक नहीं। उनमें से दो तो हमसे बेहतर समझदार लोगों को भी साफ दिखते हैं, और कुछ और भी हैं जैसा कि मुझे लगता है जिन्हें समझदार लोगों के लिए छोड़ दिया जा सकता है। लेकिन वे दोनों कहाँ हैं? मैंने कहा, एक या दूसरा भी, जो पहले बताए गए का नाम ही दूसरा रूप है। और वह क्या हो सकता है? मैंने कहा, दूसरे कानों को वैसा ही लगेगा जैसे पहला आंखों को लगता है, क्योंकि मेरा मानना है कि जैसे आंखें तारों को देखने के लिए बनी हैं, वैसे ही कान भी तालमेल वाली हरकतों को सुनने के लिए बने हैं, और वे सिस्टर साइंस हैं, जैसा कि पाइथागोरस कहते हैं, और हम ग्लोकन उस उनसे सहमत हैं। हाँ, उसने जवाब दिया। लेकिन मैंने कहा, यह एक मेहनत वाली पढ़ाई है और इसलिए हमें उनके बारे में सीखना चाहिए, और वे हमें बताएंगे कि क्या इन साइंस के और भी इस्तेमाल भी हैं। साथ ही हमें अपने बड़े मकसद को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वह क्या है? एक परफेक्शन है जिसे हर जान को पाना चाहिए, और जिसे हमारे स्टूडेंट्स को भी पाना चाहिए, और उससे पीछे नहीं रहना चाहिए। जैसा कि मैं कह रहा था कि उन्हें एस्ट्रोनॉमी में किया, क्योंकि हारमोनी के साइंस में, जैसा कि आप शायद ही जानते हैं, यही होता है। हारमोनी के टीचर सिर्फ सुनी जाने वाली चीज़ों और कॉन्फ्रेंस की तुलना में करते हैं, और एस्ट्रोनॉमर्स की तरह उनकी मेहनत भी बेकार है। हाँ, भगवान की कसम, उसने कहा, और उन्हें अपने गाढ़े सुरों के बारे में बात करते हुए सुनना किसी नाटक जैसा है। जैसा कि वे कहते हैं कि वे अपने कान तारों के पास ऐसे लगाते हैं जैसे कोई अपने पड़ोसी की दीवार से आवाज़ पकड़ रहा हो। उनमें से एक कहता है कि वे बीच का सुर पहचान लेते हैं, और उन्होंने सबसे छोटा गैप ढूंढ लिया और नापने की यूनिट होनी चाहिए।
दूसरे कहते हैं कि कि दोनों आवाज़ें एक ही से मिल गई हैं, दोनों में से कोई भी अपनी समझ से पहले अपना कान लगाता है। मैंने कहा, आपका मतलब है उन लोगों से जो तार को छेड़ते हैं, उन्हें परेशान करते हैं और उन्हें इंस्ट्रूमेंट के खूंटे पर लटकाते हैं। मैं उदाहरण देकर कह सकता हूँ कि उनके तरीके से तरीके से पेलेक्स्ट्रम जो चोट करता है उसके बारे में बता सकता हूँ, और तारों पर आवाज़ में पिछड़ेपन और आगे बढ़ने दोनों का आरोप लगा सकता हूँ, लेकिन यह बोरिंग होगा, और इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये वे लोग नहीं हैं। और मैं पाइथागोरस की बात कर रहा हूँ, जिनसे मैं अभी हारमोनी के बारे में पूछने का प्रस्ताव कर रहा था, क्योंकि वे भी एस्ट्रोनॉमर्स की तरह गलती में हैं। वे सुनी जाने वाली हारमोनी की संख्या की जांच करते हैं, लेकिन वे कभी भी समस्याओं तक नहीं पहुंचते, यानी वे कभी भी संख्या की नेचुरली हार्मनी तक नहीं पहुंचते। या यह बताएं कि क्यों कुछ नंबर एक जैसे हैं और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि यह इंसानी जान से कहीं ज़्यादा बड़ी बात है। मैंने जवाब दिया, एक ऐसी चीज़ जिसे मैं काम का कहूँगा, यानी अगर उसे सुंदर और सच्चाई के लिए खोजा जाए, लेकिन अगर किसी और भावना से खोजा जाए तो बेकार है। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही। अब जब ये सभी स्टडीज एक दूसरे के साथ इंटर कम्युनिकेशन और कनेक्शन के पॉइंट पर पहुंच जाएंगी और उसके आपसी मेल पर विचार किया जाएगा, तब मुझे लगता है, लेकिन तब तक नहीं, उन्हें करने का हमारा मकसद के लिए कोई वैल्यू होगा, वरना उनसे कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आप सुकरात एक बहुत बड़े काम की बात कर रहे हैं, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा, शुरुआत क्या शुरुआत या क्या क्या तुम नहीं जानते कि यह सब तो उस असली मेहनत की शुरुआत है जिसे हम सीखना है, क्योंकि तुम यकीनन एक काबिल मैथमेटिशियन और डायलेक्टिशियन नहीं मानोगे। उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं। मैंने शायद ही कभी किसी ऐसे मैथमेटिशियन को देखा हो जो तर्क कर सके, लेकिन क्या आप सोचते हैं कि जो लोग कोई वजह नहीं बता सकते या समझ नहीं सकते, उनके पास वह जानकारी होगी जो हम उनसे चाहते हैं? ऐसा भी नहीं माना जा सकता, और इसलिए ग्लोकोनन, मैंने कहा, हम आखिरकार डायलेक्ट के मंत्र पर पहुंच गए हैं। यह वही तरीका जो सिर्फ बुद्धि का है, लेकिन फिर भी देखने की शक्ति की उसकी नकल करती पाई जाएगी, क्योंकि जैसा कि आपको याद होगा, कुछ समय बाद हमने सोचा कि नज़र असली जानवरों और तारों को देख सकती है, और आखिर में खुद सूरज को, और ऐसा ही डायलेक्ट के साथ भी है। जब कोई इंसान सिर्फ तर्क की रोशनी से और बिना किसी इंद्रिय की मदद से परम की खोज शुरू करता है, तब तक डटा रहता है, जब तक कि वह शुद्ध बुद्धि से उसे परम अच्छाई का एहसास न हो जाए, तो वह आखिर में खुद को बौद्धिक दुनिया के अंत में पाएगा, जिससे जैसे नज़र दिखने वाली चीज़ों के अंत में होती है। उन्होंने कहा, बिल्कुल। तो फिर यह वह प्रगति है जिसे आप द्वंद्वात्मक कहते हैं, सत्य है। लेकिन कैदियों को जंजीरों से आज़ाद करना और उनका सायों से तस्वीरों से तस्वीरों और रोशनी में जाना और ज़मीन के नीचे की मांद में सूरज तक चढ़ना, जबकि उसकी मौजूदगी में वे बेकार में जानवरों और पौधों और सूरज की रोशनी को देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी कमज़ोर आंखों से भी पानी की तस्वीरों को देख सकते हैं जो दिव्य हैं, और वे असली ज़िंदगी की परछाई हैं, आग की रोशनी से बनी तस्वीरों की परछाई नहीं, जिनकी तुलना में सूरज तो बस एक छवि है। आत्मा के सबसे ऊंचे तत्वों को ऊपर उठाकर दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ के बारे में सोचने की यह शक्ति, जिससे हम शरीर की रोशनी जैसी शक्ति को ऊपर उठाकर भौतिक और दिखने वाली दुनिया में सबसे चमकदार चीज़ देखने की तुलना कर सकते हैं, यह शक्ति, जैसा कि मैं कह रहा था, कलाओं की उस सारी पढ़ाई और खोज से मिलती है जिसका वर्णन किया गया। उन्होंने जवाब दिया, आप जो कह रहे हैं मैं उसे सहमत हूँ, जिस पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ से इसे नकारना और भी मुश्किल है। हालांकि यह सिर्फ ऐसे ही बात करने की बात नहीं है, बल्कि इस पर बार बार बात करनी होगी, और इसलिए चाहे हमारा नतीजा सही हो या गलत, आइए हम यह सब मान लें और तुरंत प्रस्तावना या भूमिका से मुख्य तनाव ग्रीक शब्द पर एक नाटक है जिसका मतलब कानून और तनाव दोनों है की ओर बढ़े, और उसे उसी तरह बताएं जो बताएंगे डायलेक्ट या नेचर क्या है और इसके क्या हिस्से हैं और वे कौन से रास्ते हैं जो वहां तक ले जाते हैं, क्योंकि ये रास्ते हमारी आखिरी शांति तक भी ले जाएंगे। मैंने कहा, प्यारे ग्लोकन, तुम यहाँ मेरे पीछे नहीं आ पाओगे, भले ही मैं पूरी कोशिश करूंगा, और तुम्हें सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि मेरी सोच के हिसाब से पूरा सच देखना चाहिए। मैंने जो तुम्हें बताया है वह सच होगा या नहीं यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन तुमने सच जैसा कुछ देखा होगा, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। उन्होंने जवाब दिया, बेशक।
लेकिन मुझे आपको यह भी याद दिलाना होगा कि सिर्फ डायलेक्ट की शक्ति ही इसे बस बता सकती है, और वह भी सिर्फ उसी को जो पहले के विज्ञानों का शिष्य हो। इस बात पर आपको पिछली पिछली बात जितना भरोसा ही हो सकता है, जितना ही भरोसा हो सकता है, और पक्का कोई यह नहीं कहेगा कि किसी रेगुलर प्रोसेस से सभी सच्चे अस्तित्व को समझने या यह पता लगाने का कोई और तरीका है कि हर चीज़ अपने नेचर में क्या है। और आमतौर पर कलाएं इंसान की इच्छाओं या राय से जुड़ी होती हैं, या प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन के जरिए से, या प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन को बचाने के लिए बनाई जाती हैं। और जहाँ तक कि मैथमेटिकल साइंस की बात है, जिन्हें जैसा कि हम कह रहे थे सच्चे होने का कुछ अंदाजा, ज्योमेट्री और इसी तरह की चीज़ें वे सिर्फ होने का सपना देखते हैं। लेकिन जब तक वे उन हाइपोथेसिस को बिना जांचे छोड़ देते हैं, जिनका वे इस्तेमाल करते हैं और उनका हिसाब नहीं दे पाते, तब तक वे कभी भी जागी हुई सच्चाई को नहीं देख सकते। क्योंकि जब कोई इंसान अपना पहला प्रिंसिपल नहीं जानता, और जब नतीजा और बीच के स्टेप भी उससे बनते हैं जिसे वह नहीं जानता, तो वह कैसे सोच सकता है। ऐसी परंपरा का ढांचा सभी साइंस बन सकता है। उन्होंने कहा यह असंभव है। फिर डायलेक्ट, और सिर्फ डायलेक्ट सीधे पहले प्रिंसिपल पर जाता है, और यह अकेला ऐसा साइंस है जो अपनी बात साबित करने के लिए हाइपोथेसिस को हटा देता है। सुरक्षित आत्मा की आंख, जो सचमुच एक अजीब दलदल में दबी हुई है और उसकी कोमल मदद से ऊपर उठती है, और वह बदलने के काम में उन साइंस के नौकरों बदलने काम में साइंस के को नौकरों और मददगारों की तरह इस्तेमाल करती है, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। रीति रिवाज उन्हें साइंस कहते हैं, लेकिन उनका कोई और नाम होना चाहिए जिसका मतलब जिनका मतलब राय से ज़्यादा साफ और साइंस से कम साफ हो। और इससे हमारे पिछले स्केच में समझ समझ कहा गया था। लेकिन जब हमारे पास यह सोचने के लिए इतने ज़रूरी सच्चाई हैं, तो हम नामों पर क्यों बहस करें? उन्होंने कहा, क्यों? जब कोई भी नाम काम करेगा तो मन के विचार को साफ बता दे। वैसे भी हम पहले की तरह 4 डिवीज़न मानकर संतुष्ट हैं, दो बुद्धि के लिए और दो राय के लिए, और पहले डिवीजन को साइंस से, और दूसरे को समझ, तीसरे को विश्वास, और चौथे को परछाई का एहसास कहते हैं। राय बनने से जुड़ी है और बुद्धि होने से इस तरह का अपन अनुपात बनाते हैं। जैसा होना बनने से जुड़ा है, वैसे ही शुद्ध बुद्धि राय से जुड़ी है, और जैसे बुद्धि राय से जुड़ी है, वैसे ही विज्ञान विश्वास से जुड़ा है, और समझ परछाई की समझ से जुड़ी है। लेकिन आइए हम राय और बुद्धि के विषयों के बीच आगे के संबंध और विभाजन को टाल दें, क्योंकि यह एक लंबी जांच होगी, और अब तक की जांच से कई गुना ज़्यादा लंबी होगी। उन्होंने कहा, जहाँ तक मैं समझता हूँ मैं सहमत हूँ। और क्या आप भी सहमत हैं? मैंने कहा कि डायलेक्टिशियन को वह व्यक्ति कहा जाता है जो हर चीज़ के सार की समझ हासिल हर चीज़ के सार की समझ हासिल कर लेता है, और जिसके पास वह समझ नहीं है, इसलिए वह इसे देने में असमर्थ है, चाहे वह किसी भी हद तक असफल हो। क्या उसे भी उसी हद तक बुद्धि में असफल कहा जा सकता है? क्या आप इतना मानेंगे? हाँ। हाँ, उन्होंने कहा, मैं इससे कैसे इनकार कर सकता हूँ। और आप अच्छाई की सोच के बारे में यही कहेंगे। जब तक कोई इंसान अच्छाई के विचार को समझकर उसे नहीं पता, और जब तक वह अभी आपत्तियों का सामना नहीं कर पाता और उन्हें गलत साबित करने के लिए तैयार नहीं हो जाता, राय की अपील से नहीं बल्कि पूरी सच्चाई से, तर्क के किसी भी कदम पर कभी लड़खड़ाए बिना, जब तक वह यह सब नहीं कर पाता, आप कहेंगे कि वह न तो अच्छाई का विचार जानता है और न ही कोई अच्छाई, वह सिर्फ एक परछाई समझता है। अगर कुछ जानता भी है तो राय से मिलती है, साइंस से नहीं। यह जिंदगी में सपने देखते हुए सोता है, जहां अच्छी तरह जागने से पहले वह नीचे की दुनिया में पहुंचता है और उसे आखिरी शांति मिलती है। इन सब बातों में मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हो रहा हूँ। पक्का आप अपने आइडियल स्टेट के बच्चों को, जिन्हें आप पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं पढ़ा लिखा रहे हैं अगर आइडियल कभी सच होता, तो आप आने वाले शासकों को खंबे असल में लाइन, शायद रेस कोर्स या शुरुआती पॉइंट जैसा नहीं होने देंगे, जिनमें कोई वजह न हो, और फिर भी उन्हें अथॉरिटी में बिठाया जाए। सबसे बड़े मामलों पर हरगिज़ नहीं। तो फिर आप यह कानून बनाएंगे कि उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाएगी जिससे वे सवाल पूछने और जवाब देने में सबसे ज़्यादा हुनर हासिल कर सकें। उन्होंने कहा, हाँ, तुम और मैं मिलकर इसे बना लेंगे। तो जैसा कि आप सहमत होंगे,
डायलेक्ट विज्ञानों का आधार है और उनसे ऊपर रखा गया है, और दूसरे विज्ञान उनसे उससे ऊपर नहीं रखा जा सकता। ज्ञान का स्वरूप इससे आगे नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, मैं सहमत हूँ, लेकिन यह स्टडीज़ हमें किसे देनी है और उन्हें किस तरह से देनी है, ये ऐसे सवाल हैं जिन पर अभी भी विचार करना बाकी है। हाँ, साफ तौर पर। मैंने कहा, आपको याद है पहले शासक कैसे चुने जाते थे? उन्होंने कहा, जरूर। फिर भी वही स्वभाव वाले लोगों को चुनना चाहिए, और सबसे पक्के और बहादुर लोगों को, और अगर हो सके तो सबसे अच्छे लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। और अच्छे और उदार स्वभाव वाले होने के कारण उनमें वे कुदरती हुनर भी होने चाहिए जो उनकी पढ़ाई में मदद करेंगे। और क्या? और ये क्या है? जैसे कि उत्सुकता और दिखने की तुरंत क्षमता, क्योंकि दिमाग अक्सर जिम्नास्टिक की मुश्किल से ज़्यादा पढ़ाई और मुश्किल से थक जाता है। मेहनत पूरी तरह से दिमाग को की अपनी होती है और शरीर के साथ शेयर नहीं होती। उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल सही। इसके अलावा जिसकी हम तलाश कर रहे हैं उसकी याददाश्त अच्छी होनी चाहिए, और वह एक ऐसा मजबूत इंसान होना चाहिए जो किसी भी काम में मेहनत करना पसंद करता हो। नहीं तो वह कभी भी इतनी ज़्यादा शारीरिक कसरत नहीं कर पाएगा और सारा दिमागी अनुशासन और पढ़ाई नहीं कर पाएगा जिसकी हम उससे उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा, निश्चित रूप से उसमें प्राकृतिक प्रतिभाएं होंगी। अभी गलती यह है कि जो लोग फिलोसफी पढ़ते हैं उनका कोई काम नहीं, और जैसा कि मैं पहले कह रहा था, जिसकी वजह है कि उसकी बदनामी हुई है। उसके सच्चे बेटों को उसका साथ हाथ थामना चाहिए, न कि कमीनों को। आपका क्या मतलब है? सबसे पहले उनके मानने वालों का काम रुका हुआ है या बेकार नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब है कि वह आधा मेहनती और आधा आलसी न हो। जैसे उदाहरण के लिए, जब कोई आदमी जिम्नास्टिक और शिकार और दूसरी शरीर और दूसरी सभी एक्सरसाइज का शौकीन हो, लेकिन सीखने या सुनने या पूछताछ करने की मेहनत से प्यार करने के बजाय उससे नफरत करता हो, या जिस काम में वह खुद को लगाता है वह उल्टा हो और उसे दूसरी तरह की लंगड़ापन हो सकता है। उन्होंने कहा, जरूर। और सच के बारे में? मैंने कहा, क्या वह आत्मा भी उतनी ही अपाहिज और लंगड़ी नहीं मानी जाएगी जो अपनी मर्जी से झूठ बोलने से नफरत करती है, और जब दूसरे झूठ बोलते हैं तो खुद पर और बहुत दूसरों पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन बिना मर्जी के झूठ को सब्र से सहती है, और अज्ञानता के कीचड़ में एक सूअर जैसे जानवर की तरह लौटने से नहीं डरती, और पकड़े जाने पर शर्म महसूस नहीं करती। सुनिश्चित होना, और फिर संयम, हिम्मत, शान और हर दूसरे गुणों के मामले में, हाँ, क्या हमें सच्चे बेटे और नाजायज बच्चे में ध्यान से फर्क नहीं करना चाहिए? क्योंकि जहाँ ऐसे गुणों की प्रधानता नहीं होती वहाँ राज्य और लोग अनजाने में गलती करते हैं, और राज्य का एक शासक बनता है और व्यक्ति को उसका दोस्त जो किसी गुण की कमी के कारण एक तरह से लंगड़ा या नाजायज बच्चा है। उन्होंने कहा, यह बात बिल्कुल सच है। तो इन सभी बातों पर हमें ध्यान से सोचना होगा। अगर जिन लोगों को हम इससे बड़े एजुकेशन या ट्रेनिंग सिस्टम से मिलवाते हैं वे तन और मन से ठीक हैं, तो खुद न्याय के पास हमारे खिलाफ कहने के लिए कुछ नहीं होगा और हम संविधान और राज्य के रक्षक होंगे। लेकिन अगर हमारे पास स्टूडेंट दूसरे तरह के लोग हैं तो इसका उल्टा होगा, और हम फिलोसफी का और भी ज़्यादा मजाक उड़ाएंगे जितना उसे अभी सहना पड़ रहा है। यह बात सही नहीं होगी। मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। और फिर भी शायद इस तरह का मजाक को गंभीरता में बदल कर मैं भी उतना ही मजाकिया हूँ। किस मामले में? मैंने कहा, मैं भूल गया कि हम सीरियस नहीं थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में बात कर रहा था, क्योंकि जब मैंने देखा कि फिलॉसफी को लोगों ने इस तरह गलत तरीके से कुचल दिया है, तो मुझे उसकी बेइज्जती करने वालों पर एक तरह का गुस्सा आया, और मेरे गुस्से ने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया। हाँ, मैं सुन रहा हूँ और मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन मैं जो बोलने वाला हूँ मुझे लगा कि मैं था। और अब मैं आपको याद दिला दूं कि हालांकि हमारे पिछले चुनाव में हमें बूढ़े लोगों को चुना था, हमें इस बार ऐसा नहीं करना चाहिए। सोलन को गलतफहमी थी जब उसने कहा कि जब बूढ़ा आदमी बूढ़ा हो जाता है तो वह बहुत कुछ सीख सकता है, लेकिन वह उतना ही सीख सकता है जितना वह दौड़ नहीं सकता। जवानी किसी किसी भी असाधारण मेहनत का समय है। बिल्कुल। और इसलिए कैलकुलेशन और ज्योमेट्री और पढ़ाई के सभी एलिमेंट जो डायलेक्ट की तैयारी हैं उन्हें बचपन में ही दिमाग में डाल देना चाहिए, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम को ज़बरदस्ती थोपने के किसी भी विचार के तहत नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि एक आज़ाद इंसान को किसी भी तरह का ज्ञान पाने में गुलाम नहीं होना चाहिए। जब शरीर की कसरत जरूरी हो तो उससे शरीर को नुकसान नहीं होता, लेकिन जो ज्ञान मजबूरी में हासिल किया जाता है वह दिमाग पर कोई असर नहीं डालता। बिल्कुल सच।
तो मेरे अच्छे दोस्त, मैंने कहा, ज़बरदस्ती मत करो, बल्कि शुरुआती पढ़ाई को एक मनोरंजन मनोरंजन बनने दो। जब तुम अपने नेचुरल झुकाव को बेहतर ढंग से समझ पाओगे। उन्होंने कहा, यह बहुत ही तर्कसंगत विचार है। क्या आपको याद है कि बच्चों को भी घोड़े पर सवार होकर लड़ाई देखने के लिए ले जाया जाता था, और अगर कोई खतरा न हो तो उन्हें पास ले जाकर छोटे शिकारी कुत्तों की तरह खून का स्वाद चखाया जाता था। हाँ मुझे याद है। हाँ मुझे याद है। मैंने कहा, यही तरीका इन सब चीज़ों में अपनाया जा सकता है। मेहनत, सबक, खतरे, और जो इन सभी में सबसे ज़्यादा माहिर हो उसे कुछ खास लोगों में शामिल किया जाना चाहिए। किस उम्र में? जिस उम्र में ज़रूरी जिम्नास्टिक ख़त्म हो जाता है। इस तरह की ट्रेनिंग में जो 2 या 3 साल का समय बीतता है वह किसी और काम के लिए बेकार, क्योंकि नींद और एक्सरसाइज सीखने के लिए सही नहीं। और जिम्नास्टिक एक्सरसाइज में कौन पहले आता है, यह देखना हमारे युवाओं के लिए सबसे ज़रूरी टेस्ट में से एक है।